प्रवक्ता भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग अर्थात कोठारी आयोग से महत्वपूर्ण 50 MCQ। मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि सनवाल फिजिक्स क्लासेस का जो मेरा चैनल है, इसमें मैंने जो हमारे आयोग हैं यानी कि हमारे लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम में, तो उसके राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा NCERT पर मैंने अपने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिनको जो यहाँ पर प्लेलिस्ट पर उपलब्ध भी हैं। और राधा कृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग से मिक्स करके मैंने MCQ पार्ट 1 एंड MCQ पार्ट 2 में लगभग 98 MCQ को भी मैंने वहाँ पर मिक्स करके वहाँ पे वीडियो डाला हुआ है। तो जिन प्रतिभागियों ने वो नहीं देखे तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। और मेरी आप लोगों को एक सलाह है कि पहले आप जो थ्योरेटिकल डिटेल लेक्चर है पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद से आप MCQ को स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आज के इस लेक्चर में मैंने केवल कोठारी आयोग से MCQ लिए हुए हैं। आगे के लेक्चर्स में जैसे जैसे हम आगे सिलेबस को कवर करते जाएंगे तो हम मिक्स करके MCQ लेके आएंगे, अलग अलग आयोग से मिक्स करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिस पे आगे भी लेक्चर अपलोड किया जाएगा, इन सभी को मिक्स करके। तो अभी तो आपको ये काफ़ी आसान लगेगा आज का वीडियो, क्यों तो केवल कोठारी आयोग से है, लेकिन आप हर एक पॉइंट को, हर एक क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ताकि जब हम आगे अपने मिक्स करके आयोग से, हर आयोग से MCQ लेकर के आएँ तो वहाँ पर आपको परेशानी ना हो। अगर नहीं तो आपको क्या होता है, जनरली मैंने भी अनुभव किया है जब मैं भी एग्जाम देता था, जब हम सारे आयोग को मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो हमको टफ लगते हैं। तो इसलिए आप अपनी एक अच्छी समझ के साथ एक अच्छी तैयारी जारी रखें। तो सर स्टार्ट करते हैं आज के इन 50 MCQ को। मेरे आपसे यह सलाह है कि आप इस MCQ सेशन को देखने से पहले जो मैंने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग डिटेल वीडियो देखा है, आप अगर एक बार उसको देख लेंगे और उसके बाद इन MCQ के माध्यम से अपना स्व मूल्यांकन करेंगे तो आपके लिए सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप देखिएगा 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनको आप भी साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग मीन्स कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 11 जून 1964, दूसरा 14 जून 1964, तीसरा 11 जुलाई 1964 और चौथा ऑप्शन है 14 जुलाई 1964। तो सर इसका आपके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है आप समझ गए होंगे। तो कब हुआ था कोठारी आयोग का गठन? इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, 14 जुलाई 1964 को हमारे कोठारी आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब हम सीधे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन ऑब्लिक रिपोर्ट का शीर्षक था। तो इसका क्या शीर्षक था? पहला ऑप्शन शिक्षा एवं सामाजिक प्रगति, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा एवं सामाजिक लक्ष्य और चौथा ऑप्शन है शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। तो सर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। यह कोठारी आयोग के प्रतिवेदन और रिपोर्ट का शीर्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से सॉल्व। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग को ही हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं, या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को ही कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन दरबान सिंह कोठारी, दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है दौलत सिंह कोठारी, तीसरे ऑप्शन में दीवान सिंह कोठारी और चौथे ऑप्शन में कहा गया है दिगंबर सिंह कोठारी। तो जो प्रोफेसर डॉक्टर DS कोठारी जो थे इसके अध्यक्ष थे, तो उनका जो पूरा नाम था वो थे श्री, या हम कहेंगे डॉक्टर DS कोठारी। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दौलत सिंह कोठारी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और जब यह इस कोठारी आयोग के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, उस समय ध्यान दीजिएगा UGC के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर, कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 12 है, ऑप्शन नंबर 3 15 है और ऑप्शन नंबर 4 17 है। तो कितने सदस्य थे? आप अपना स्व मूल्यांकन कीजिए। तो टोटल 17 सदस्य इसमें थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
कोठारी आयोग में भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कोठारी आयोग में जो टोटल 17 सदस्य थे उसमें से भारतीय सदस्य ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 11 है, ऑप्शन नंबर 4 6। तो सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सदस्य कितने थे कोठारी आयोग में? इसमें 11 सदस्य थे। ठीक, तो इसमें विदेशी सदस्य कितने हो जाएंगे? टोटल 17 थे तो 6 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 वही बनाया हुआ है मैंने आप लोगों के लिए। कोठारी आयोग में विदेशी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6। इसमें विदेशी सदस्य थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोठारी आयोग के सचिव कौन थे? तो देखिएगा पहला ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर BS झा, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर VP पाल, तीसरा डॉक्टर PN कृपाल और चौथा डॉक्टर श्री JP नायक। तो आपसे मेरी सलाह है आप वीडियो को पॉज करके पहले स्वयं से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो कौन थे कोठारी आयोग के सचिव? ठीक है, वो थे हमारे कौन, जिनको हम मेंबर सेक्रेटरी भी कहते हैं, श्री JP नायक। वो क्या थे? कोठारी आयोग के सचिव थे। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8, कोठारी आयोग के सह सचिव ऑब्लिक संयुक्त सचिव कौन थे? ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर T सेन मीन्स त्रिगुण सेन, दूसरा JF मैकडूगल, AR दाऊद या DS कोठारी। तो कौन थे इसके हमारे जो संयुक्त सचिव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 JF मैकडूगल, जो कि विदेशी सदस्य भी थे। यह इसके क्या थे? को सेक्रेटरी या फिर हम ज्वाइंट सेक्रेटरी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सर, कोठारी आयोग के गठन के समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद? यह तो नहीं थे, क्योंकि यह मैंने आपको पहले बताया है राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग दोनों के समय ये शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर त्रिगुण सेन ये भी नहीं थे। MC छागला, इसमें MCC हो गया है, ये MC होगा केवल, ठीक है कि। तो मोहम्मद अली करीम छागला इनका नाम था। डॉक्टर KG सैयदन। तो इसका सर सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 MC छागला मोहम्मद अली करीम छागला क्या थे? कोठारी आयोग के गठन के समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे और कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट इनको ही प्रस्तुत की थी, भारत सरकार के जो उस समय शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। निम्न में से किसने शिक्षा को राष्ट्रीय विषय का महत्व मानते हुए शिक्षा की राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव दिया? तो राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग या फिर कैब? तो सर अभी तो आपके दिमाग में ये है ना कि कोठारी आयोग से संबंधित प्रश्न है, तो आपको काफी इजीली इसका आंसर पता चल गया होगा कि कौन थे? कोठारी आयोग। लेकिन जब आप मिक्स MCQ करेंगे तो उसलिए आप इन बातों को विशेष ध्यान रखिए, क्वेश्चन पे फोकस कर लीजिए यहाँ पर कि किसने शिक्षा को राष्ट्रीय विषय का महत्व मानते हुए शिक्षा की राष्ट्रीय नीति बनाने या राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। और मैं आपको यहीं पे बता दूं, कोठारी आयोग के सजेशन के बाद ही भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 यानी कि 1968 में घोषित हुई थी। ये हमने अपने डिटेल जब कोठारी आयोग एक्सप्लेन किया था वहां पे भी आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं सर। यहाँ पे कह रहे हैं कोठारी आयोग द्वारा केंद्र सरकार को अपने बजट में कम से कम कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया गया? तो कोठारी आयोग ने कितना प्रतिशत केंद्र सरकार को शिक्षा पर अपने बजट को खर्च करने का सुझाव दिया? ऑप्शन नंबर 1 2%, ऑप्शन नंबर 2 4%, ऑप्शन नंबर 3 5%, ऑप्शन नंबर 4 6%। तो सर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6%। क्या कहा था? कोठारी आयोग ने कहा था कि केंद्र सरकार अपने बजट जो उसका कुल बजट हो उसमें से कम 6% किस पर? शिक्षा पर खर्च करे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया? माध्यमिक शिक्षा समिति, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग? तो सर कौन था इसमें? कोठारी आयोग, जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, तो इनने कोठारी आयोग का यह भी पॉइंट है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव भी किसने दिया था? सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 13 है सर, कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा
कितने प्रतिशत बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। कहने का मतलब कि कितने प्रतिशत बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा का मतलब बच्चे उसके बाद से कुछ न कुछ वोकेशनल कोर्सेस करें या फिर माध्यमिक शिक्षा का ऐसा व्यावसायीकरण किया जाए कि उसके बाद से छात्र माध्यमिक शिक्षा के बाद से ही क्या हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, यानी कि वो बेरोजगार न रहे, वो कुछ न कुछ रोजगार अर्जित कर सके। तो कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा कितने प्रतिशत बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए? 60%, दूसरा 65%, तीसरा 70% या चौथा 75%। तो सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 70% बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा कोठारी आयोग ने कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कोठारी आयोग के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु क्या थी? तो कोठारी आयोग ने कक्षा 1 में प्रवेश के लिए कम से कम आयु कितने का प्रावधान किया था? पहला 5 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष, तीसरा 6 वर्ष, चौथा 7 वर्ष। तो आपको इसका आंसर भी आ गया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 3, 6 वर्ष की आयु निर्धारित की थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसने केंद्र में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन तथा राज्यों में राज्य प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड, स्टेट बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन का सुझाव दिया? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो अभी तो आपको आसानी से आ जाएगा, लेकिन जब मिक्स एमसीक्यू आएंगे उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप कंफ्यूजन की स्थिति में आ सकते हैं। तो अब इसे क्लियर करते हुए चलिए। तो पहला ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा समिति, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और चौथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम चलाए थे और प्रौढ़ शिक्षा के लिए ही इन्होंने कहा था कि केंद्र में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन तथा राज्यों में राज्य प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड यानी कि स्टेट बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन, जो प्रौढ़ होते हैं, एडल्ट लोग होते हैं, उनके एजुकेशन के लिए की बात की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, कोठारी आयोग के अनुसार 15 से 30 वर्ष के निरक्षर प्रौढ़ों यानी कि जो निरक्षर प्रौढ़ मीन्स जो एडल्ट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं थे, की शिक्षा के लिए सामुदायिक केंद्र बनाए जाने का सुझाव दिया गया। कि शिक्षा के लिए किसे सामुदायिक केंद्र बनाने का सुझाव दिया गया होना चाहिए यहाँ पर, कि कोठारी आयोग के अनुसार 15 से 30 वर्ष के निरक्षर प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए सामुदायिक केंद्र बनाए जाने का सुझाव दिया गया, या किसे सामुदायिक केंद्र बनाए जाने का सुझाव दिया गया। पहला ऑप्शन प्राथमिक विद्यालयों को, ऑप्शन नंबर 2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को, ऑप्शन नंबर 3 महाविद्यालयों को और ऑप्शन नंबर 4 माध्यमिक विद्यालयों को। तो ध्यान दीजिए, मैंने अपने नोट्स से ही ये सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो किसको कहा था निरक्षर प्रौढ़ों के लिए सामुदायिक केंद्र बनाने का सुझाव? तो इन्होंने कहा था सर प्राथमिक विद्यालयों को क्या किया जाए, निरक्षर प्रौढ़ों के लिए क्या बना दिया जाए, सामुदायिक केंद्र। और यहाँ पर इन्होंने क्या कही थी, जो प्राथमिक जो विद्यालय हो उनके सुबह स्कूल के टाइम से पहले तथा स्कूल टाइम के बाद प्राथमिक विद्यालयों में, प्राइमरी स्कूल्स में निरक्षर प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है या करनी चाहिए या की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 सर, निरक्षर प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए जिले और ग्राम स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा समितियों के गठन का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या सर्व शिक्षा अभियान। तो आंसर तो आप समझ गए होंगे, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा सर कोठारी आयोग। लेकिन क्वेश्चन पर गौर फरमाइए, क्या करा कोठारी आयोग ने? कोठारी आयोग ने निरक्षर प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए जिले और ग्राम स्तर पर भी प्रौढ़ शिक्षा समितियों के गठन का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कोठारी आयोग ने सामान्य महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए निम्न में से किसके गठन का सुझाव दिया? तो सामान्य महिलाओं के साक्षर बनाने के लिए किसका सुझाव दिया था? पहला ऑप्शन केंद्रीय समाज शिक्षा बोर्ड, दूसरा केंद्रीय जन साक्षरता बोर्ड, तीसरा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड या चौथा केंद्रीय महिला शिक्षा बोर्ड। अब देखिए आपने नोट्स में पढ़ा तो है इसको, लेकिन ये ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि हमें कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है पढ़ने के बाद भी, इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है सर? आपने मेरा अगर प्रीवियस वीडियो देखा है या आपकी एक अच्छी तैयारी है
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। अगर किसी ने देखिए, अगर किसी ने क्वेश्चन पहले से नहीं पढ़ा हो तो उसको क्या लगेगा इसका आंसर, जहां हम जिसको हम तुक्का बोलते हैं कि इस पे हम रिस्क ले लेते हैं, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जनरली कोई नहीं सोचेगा। अक्सर सोचेंगे या तो केंद्रीय महिला शिक्षा बोर्ड को भी कोई लगा सकता है, केंद्रीय जन साक्षरता बोर्ड को भी लगा सकता है, केंद्रीय समाज शिक्षा बोर्ड भी। तो लेकिन आंसर क्या है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या पूरे देश के लिए समान होनी चाहिए तथा इसमें मातृभाषा तथा पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। यह सुझाव निम्न में से किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड या प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो इसका सर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। क्या है? प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या पूरे देश के लिए समान होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, तथा इसमें मातृभाषा तथा पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, यह भी कोठारी आयोग ने कहा। फिर नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 20, सभी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा अनिवार्य रूप से दिए जाने का सुझाव दिया, यानी कि किसने दिया? राधाकृष्णन आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, ताराचंद समिति या कोठारी आयोग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर कोठारी आयोग ने। क्या दिया था एक बार और नोट कर लीजिएगा, मैंने अपने डिटेल लेक्चर में भी इसको बता रखा है, सब क्वेश्चन वहीं से फ्रेम किए गए हैं। सभी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा अनिवार्य रूप से दिए जाने का सुझाव किसने दिया? तो कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 21, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुए, विद्यालयों हुआ है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया, यानी कि किसने दिया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। तो सर आपको पता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? राधाकृष्णन आयोग ने, और यह 2021 के लेक्चरर स्क्रीनिंग में आ चुका है। कौन? ग्रामीण विश्वविद्यालयों के सुझाव। तो अब ये पूछा जा सकता है कि वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसने कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष तथा सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष होने का सुझाव दिया? राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान समिति या कोठारी आयोग। तो सर इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोठारी आयोग। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया कह रहा है? राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा समिति या यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 2 कोठारी आयोग। अभी तो आपके दिमाग में है ना कोठारी आयोग की एमसीक्यू चल रहे हैं, लेकिन बाद में जब मिक्स एमसीक्यू आएंगे उस समय भी आप ध्यान रखना, नहीं तो आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। एक ही आयोग से मैं लेके आया हूं, लेकिन सारे पॉइंट को इंपोर्टेंट होकर के आप नोट कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना का सुझाव दिया या किसने दिया? तो सर ये क्वेश्चन 2021 के प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम यूके पीएससी के द्वारा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन? सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना का सुझाव निम्न में से किसने दिया? कोठारी आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने या राष्ट्रीय शिक्षा 1986। तो सर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोठारी आयोग ने। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है लेक्चरर में। ये सब आपको नोट्स जो मैंने कोठारी आयोग अपलोड किया है डिटेल लेक्चर, उसमें उसी से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने केंद्रीय तकनीकी शिक्षा संगठन, जिसको हम CIET भी कहते हैं, इसके
स्थापना या इसके गठन का सुझाव दिया था। तो केंद्रीय शिक्षा तकनीकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा तकनीकी के संगठन केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संगठन के गठन का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सर डायरेक्ट अगर हम बात करें तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन ऑब्लिक रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपा? तो श्रीमती इंदिरा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, MC छागला या डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किसको सौंपा था? तत्कालीन जो हमारे शिक्षा मंत्री थे MC छागला जी, तो इनको सौंपा हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद से है कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट ऑब्लिक प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? 26 जून 1966, 29 जून 1966, 25 अगस्त 1966 या 29 अगस्त 1966। तो देखिए सर, अगर आप एक बार अगर ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए ना, फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान में रखिएगा हमेशा, 14 जुलाई 1964 को तो गठन हुआ था और 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट MC छागला जी या भारत सरकार को सौंपी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 29 जून 1966 हो जाएगा सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, कोठारी आयोग की शिक्षा संरचना क्या थी या शिक्षा संरचना थी क्या थी? तो 5 + 3 + 3 + 4, नहीं सर ये बिल्कुल नहीं है, ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है। दूसरा 5 + 6 + 3, ये भी नहीं है, ये तो मुदालियर आयोग की है। तीसरा ऑप्शन 10 + 2 + 3, चौथा ऑप्शन 11 + 3। मुदालियर आयोग को हम या तो 5 + 6 + 3 कहते हैं, 5 + 6 + 3 या 11 + 3। तो यहाँ पर जो कोठारी आयोग की शिक्षा संरचना थी सर, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 + 2 + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आयोग ने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए? तो सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा संबंधी सुझाव किस आयोग ने प्रस्तुत किए? मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो सर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, UGC का पुनर्गठन किया जाए तथा इसके कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होने चाहिए। यह सुझाव निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? देखिए क्या कह रहा है, UGC का पुनर्गठन की बात हो रही है, UGC का पुनर्गठन किया जाए, इसके कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो यह सुझाव किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 31, कोठारी आयोग के अनुसार M.Ed पाठ्यक्रम कितने वर्ष का होना चाहिए? तो कोठारी आयोग ने M.Ed पाठ्यक्रम कितने वर्ष का होने का सुझाव दिया था? ऑप्शन नंबर 1 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 1.5 वर्ष 1.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 2 वर्ष या ऑप्शन नंबर 4 3 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कोठारी आयोग ने M.Ed पाठ्यक्रम ऑप्शन नंबर 2 1.5 वर्ष के होने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यूनतम कितने कार्य दिवस निर्धारित करने का सुझाव दिया? तो कोठारी आयोग के अनुसार जो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा सर? सोचिए और उसके बाद बताइए। 200, 220, 230 या 235 कार्य दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 230 कार्य दिवस। अब चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रसार केंद्र किसके स्थापित किए जाने का सुझाव निम्न में से किसने दिया? देखिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रसार केंद्र स्थापित किए जाने का सुझाव किसने दिया? मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो सर इसका भी सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कोठारी आयोग। तो प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी इन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रसार केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया था। अब है सर क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित पंचमुखी कार्यक्रम का सुझाव निम्न में से किसने दिया? मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग,
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, कैब या कोठारी आयोग। तो सर इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोठारी आयोग। क्या दिया था पंचमुखी कार्यक्रम, अभी बात करेंगे क्या है वो पंचमुखी कार्यक्रम पे। पहले लेक्चर में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में जो कोठारी आयोग अपलोड है। क्वेश्चन नंबर 35, कोठारी आयोग का कार्य क्षेत्र था। यह क्वेश्चन भी सर पूछा जा चुका है यूकेपीएससी के द्वारा 2021 के लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। कोठारी आयोग का कार्य क्षेत्र था या कोठारी आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर संपूर्ण शिक्षा। तो कोठारी आयोग का मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक शिक्षा पर भी बात करी, माध्यमिक शिक्षा पर भी इसने बात करी और इस आयोग ने उच्च शिक्षा पर भी बात करी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संपूर्ण शिक्षा कोठारी आयोग का कार्य क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 36, कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं था। क्या सम्मिलित नहीं था कहना चाह रहा है? तो पहला ऑप्शन शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, तो ये तो कहीं ना कहीं कोठारी आयोग के हमारे पंचमुखी कार्यक्रम में था। मैंने आपको सब लिखाए थे नोट्स पे क्या क्या उसके थे पंचमुखी कार्यक्रम में हमारे मेन उद्देश्य। दूसरा शिक्षा द्वारा लोकतंत्री मूल्यों का विकास करना, ये भी बिल्कुल था। तीसरा शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, यह भी बिल्कुल था। चौथा शिक्षा द्वारा राजनीतिक विकास करना, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा था हमने कि शिक्षा द्वारा राजनीतिक विकास करना। तो कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम में क्या सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा द्वारा राजनीतिक विकास करना। मैं यहीं पर आप लोगों को बता देना चाहूँ कि कोठारी आयोग के द्वारा जो पंचमुखी कार्यक्रम थे उसमें 5 पॉइंट क्या क्या थे आपको फिर से याद दिला दूं, मैं प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। पहला सर यही था शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। दूसरा था शिक्षा द्वारा लोकतंत्री मूल्यों का विकास करना। तीसरा शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, ये तो थे ही। साथ में एक था सर राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, आपको शायद ध्यान में आया हो। और एक था हमारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। इसीलिए कोठारी आयोग ने कहा था कि सभी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा क्या सम्मिलित नहीं था? शिक्षा द्वारा राजनीतिक विकास करना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सर। ये गलती से यहाँ पर कोठरी आयोग हुआ है तो इसको आप थोड़ा सा सही कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सही कर लेंगे तो ये इसका जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग। आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोठारी आयोग। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब हमने लिखा था तो वहां पे ऐसे हेडिंग से बताया भी था। तो जिनने ये वीडियो देखा है उससे पहले प्रीवियस वीडियो देख के अगर इसको सॉल्व करें तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा से संबंधित कौन से उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना का सुझाव नहीं दिया? देखिए क्या कह रहा है, कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा से संबंधित कौन से उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना का सुझाव नहीं दिया कह रहा है। तो वरिष्ठ विश्वविद्यालय, तो ध्यान दीजिए वरिष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव तो कोठारी आयोग ने कहा ही था, ठीक है, जहां पर विशेष प्रकार के शोध कार्य हो, ठीक है, और अंग्रेजी भाषा में ही अध्यापन हो, कहा था इन वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में। दूसरा स्वायत्त विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ये भी इन्होंने कहा था, लेकिन हम यहाँ पर स्वायत्त विश्वविद्यालय की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए सामान्य विश्वविद्यालय। थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, जो स्वायत्त विश्वविद्यालय है स्वायत्त महाविद्यालय कहा था क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? स्वायत्त विश्वविद्यालय नहीं, ये ऑप्शन को आप सही कर लेंगे। ये ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सामान्य विश्वविद्यालय, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि कौन से विश्वविद्यालय? सामान्य विश्वविद्यालय, ठीक है। तीसरा डीम्ड, सामान्य विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने कही थी। तीसरा डीम्ड विश्वविद्यालय और चौथा सामान्य महाविद्यालय। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, देखिए सर मैं पहले आपको बता दूं, जो कोठारी आयोग ने कहा था 4 प्रकार के विश्वविद्यालय या महाविद्यालय कहते उच्च शिक्षा संस्थान। एक तो था
वरिष्ठ विश्वविद्यालय जो पहला ऑप्शन है, दूसरा था सर सामान्य विश्वविद्यालय, और तीसरा कहा था इन्होंने सामान्य महाविद्यालय, और चौथा कहा था स्वायत्त महाविद्यालय। तो डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव कोठारी आयोग ने नहीं दिया था, तो ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है किसकी स्थापना का सुझाव नहीं दिया था, तो डीम्ड विश्वविद्यालय। और डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, मैं आपको यूजीसी में मैं आपको बता चुका हूं, डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव ये दिया था किसने, यूजीसी ने, तो कोठारी आयोग ने इसका नहीं दिया था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड, स्टेट बोर्ड ऑफ बी, यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, BOARD आप कर लेंगे इसको, स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना का सुझाव निम्न में से किसने दिया। तो राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा समिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो अभी तो आपको वीडियो आसान लग रहा होगा, क्या आंसर है इस लेक्चर के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की, तो कोठारी आयोग से ही एमसीक्यू लिए गए हैं। ठीक है, तो ये इसलिए आपको लिए गए हैं कि तो आगे जो मैं एमसीक्यू कराऊंगा धीरे धीरे वो पहले हर एक टॉपिक से कराते हुए मिक्स कराऊंगा, तो वहां पर आपने यही एमसीक्यू वहां पे रिपीट होंगे हर आयोग से लेकर के, तो वहां पर आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से अभी तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर 40 सर यहां पर आपसे कहा जा रहा है निम्न में से किसके द्वारा, देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किसके द्वारा संपूर्ण देश में छात्र छात्राओं को शिक्षा का समान अवसर प्रदान कर, यहाँ पे करते के लिए वह थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुई, आप इनको इग्नोर कीजिएगा, करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य स्कूल प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम की सिफारिश की गई। सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसके द्वारा सामान्य स्कूल प्रणाली, निम्न में से किसके द्वारा संपूर्ण देश में छात्र छात्राओं को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य स्कूल प्रणाली की सिफारिश की गई। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसका सर जो सही आंसर हो जाएगा, ये आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर 2 कोठारी आयोग। ठीक है, तो कॉमन स्कूल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, कोठारी आयोग है। नेक्स्ट है सर, कोठारी आयोग ने कितने प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक विद्यालयों में बदलने का सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर 1 20%, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलती से 251% हुआ है, ये 1 नहीं है यहाँ पर, ये है आपका 25%, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन में, इसको करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होती है तो थोड़ा वहां पे मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफी चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन नंबर 3 30% और ऑप्शन नंबर 4 35%। ठीक है, तो 20%, 25%, 30% या 35%। क्वेश्चन कह रहा है कोठारी आयोग ने कितने प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक विद्यालयों में बदलने का सुझाव दिया था। तो ये भी मैंने अपने नोट्स पे, लेक्चर्स पे वहां पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका सर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 25%। ठीक है, ये 1 यहाँ पे नहीं है, ये 1 को आप यहाँ पे इग्नोर करिए। ठीक है, ये 251 नहीं 25%। क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कोठारी आयोग ने प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय के पास न्यूनतम कितनी कृषि योग्य भूमि फर्म या न्यूनतम कितने कृषि योग्य भूमि होने का सुझाव दिया था। देखिए मैं आपको बता दूं, कृषि एक विश्वविद्यालय के लिए भी कहा था कोठारी आयोग ने, एक कृषि महाविद्यालयों के लिए भी कहा था। यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय के लिए पूछा गया है, तो कृषि विश्वविद्यालय के पास न्यूनतम कितनी भूमि होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 200 एकड़, ऑप्शन नंबर 2 500 एकड़, ऑप्शन नंबर 3 700 एकड़, ऑप्शन नंबर 4 1000 एकड़। तो सर कितनी भूमि होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 1000 एकड़। क्या होनी चाहिए, क्या था, कृषि विश्वविद्यालयों के पास न्यूनतम इतने भूमि का 1000 एकड़ भूमि का कृषि योग्य फर्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया, देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, कोठारी आयोग ने कितने प्रत्येक कृषि महाविद्यालय के पास न्यूनतम कितनी कृषि योग्य भूमि होने का सुझाव दिया था।
तो महाविद्यालय के पास कितना दिया था? 200 एकड़, 500 एकड़, 700 एकड़ या 1000 एकड़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, आपने सोच लिया होगा, महाविद्यालयों के पास न्यूनतम भूमि कहा था? ऑप्शन नंबर 1 200 एकड़। तो क्या कहा था देखिए, दोनों क्वेश्चन से रिवाइज कीजिए कि आपका कृषि विश्वविद्यालयों के पास न्यूनतम 1000 एकड़ कृषि योग्य भूमि का फर्म होना चाहिए और कृषि महाविद्यालयों के पास न्यूनतम 200 एकड़ कृषि योग्य भूमि का फर्म होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है सर, प्राथमिक स्तर के अंत में जिले स्तर पर बाह्य परीक्षा, यहां पर भी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, इसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है, क्यों तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी यहाँ पे स्वयं इनको टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है BOARD, आप सभी को पता है बोर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, कराने का सुझाव किसने दिया? यानी कि प्राथमिक स्तर के अंत में जिले स्तर पर, यानी कि कक्षा 5वीं स्तर पर, कक्षा 5 में जो बोर्ड परीक्षा होती थी, इसको कराए जाने का सुझाव किसने दिया था? उस समय की बात हो रही है। तो मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग? तो सर इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोठारी आयोग। नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 45, सभी विश्वविद्यालयों को अंतर विश्वविद्यालय परिषद IUBE इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, IUBE का फुल फॉर्म क्या है? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का सदस्य बनाया जाए, यह सुझाव निम्न में से किसने दिए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी विश्वविद्यालयों को अंतर विश्वविद्यालय परिषद इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन IUBE का सदस्य बनाया जाए, यह सुझाव निम्न में से किसने दिया? राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986? इस वीडियो में तो आपका एक सीधे मेंटलिटी बन चुकी है कि इसका आंसर क्या होगा, कोठारी आयोग। तो बिल्कुल सही है कि कोठारी आयोग इसका आंसर होगा, लेकिन जब मिक्स से MCQ आएंगे तो वहां पर आप उनको ध्यान में रखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 46, 1 किलोमीटर दूरी के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर दूरी के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का सुझाव निम्न में से किसने दिया? देखिए क्वेश्चन आपको अपने आप में इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, ठीक है, ये सब जो मैंने नोट्स पहले अपलोड किए उन्हीं में से हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर दूरी के अंतर्गत की प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर क्या होनी चाहिए? अपर प्राइमरी स्कूल हो जाने चाहिए, स्थापित किए जाएं, यह सुझाव भी दिया था किसने? कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 47, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड तथा भारतीय शिक्षा सेवा के गठन का सुझाव निम्न में से किसने दिया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग? तो सर अभी आसान लग रहा होगा आंसर, क्या? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। लेकिन ऊपर जो बातें कही गई हैं इनमें ध्यान रखिए, केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड या हम जो दूसरा बोले भारतीय शिक्षा सेवा के गठन का भी सुझाव किसने दिया था? ये कोठारी आयोग ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, राज्यों में राज्य विद्यालयी शिक्षा बोर्ड, वो केंद्र की बात थी पिछले क्वेश्चन में, अब इसमें क्या है? 48 में राज्यों में राज्य विद्यालयी शिक्षा बोर्ड तथा राज्य शिक्षा सेवा के गठन का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन वही, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग? तो सर इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इन्होंने क्या कहा? केंद्र में केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड या भारतीय शिक्षा सेवा का गठन कहा था, या राज्यों में राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड तथा राज्य शिक्षा सेवा के गठन का सुझाव दिया था। ये जो मैंने कोठारी आयोग पर अपने डिटेल नोट्स अपलोड किए हैं वहां पर से सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा सर, कोठारी आयोग ने कुल शिक्षा बजट राशि का कितना भाग उच्च शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था? यानी कि जो शिक्षा की जो कुल बजट मिलेगी उसका कितना भाग उच्च शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन नंबर 1 1/2 भाग, ऑप्शन नंबर 2 1/3 भाग, ऑप्शन नंबर 3 2/3 भाग या ऑप्शन नंबर 4 1/4 भाग? तो सर कितना भाग दिया था उच्च शिक्षा पर खर्च करने के लिए?
उच्च शिक्षा पर खर्च कितना भाग खर्च करने का सुझाव दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1/3 भाग। जो मेरे प्रीवियस नोट्स हैं, जो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है डिटेल कोठारी आयोग का, उसमें मैंने आपको यहाँ पे उसमें लिखा हुआ था और एक्सप्लेन भी किया था कि कोठारी आयोग ने सामान्य शिक्षा पर, सामान्य मतलब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर मिलाकर कुल बजट राशि का 2/3 भाग किस पर कहा था? सामान्य शिक्षा पर। ध्यान से सुनिए, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों को मिला के सामान्य शिक्षा कहा था, उस पर 2/3 भाग तथा उच्च शिक्षा पर 1/3 भाग खर्च करने का सुझाव दिया था। अब सर आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन के समय पर डॉक्टर DS कोठारी किस पद पर थे? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग मीन्स कोठारी आयोग ही हम इसको कहते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के गठन के समय डॉक्टर DS कोठारी, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, वह किस पद पर थे? पहला ऑप्शन NCERT के अध्यक्ष, दूसरा NCTE के अध्यक्ष, तीसरा UGC के अध्यक्ष, चौथा UGC के सचिव। तो कौन थे? UGC के क्या थे? अध्यक्ष के पद पर थे, UGC के चेयरमैन थे। कौन? डॉक्टर DS कोठारी। तो सर आज मैंने जो कोठारी लेक्चर पे है, कोठारी आयोग पर जो पहले अपना डिटेल वीडियो अपलोड किया है, उस पर मैंने यहाँ पर MCQ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के लिए संकलित करने की कोशिश की है और इनको एक्सप्लेन किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरा प्रयास आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, ताकि मुझे भी आप लोगों से एक मोटिवेशन मिले। और मेरा आप लोगों को कहना है कि आप लगातार मोटिवेट रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करें। अगर आप लगातार कर्म करेंगे, ईमानदारी से रेगुलर डेली स्टडी करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।